Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि ह्यूमिडिटी के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्या यूनिट होती है और किस टाइप की ह्यूमिडिटी प्लांट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो देखिए, जो ह्यूमिडिटी है जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि जैसे जनरली हम कहते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में एयर में बहुत ज़्यादा एयर में मॉइस्चर है तो हम कहते हैं ह्यूमिड है। तो एक हमारी जनरल लॉन्ग बोलचाल की भाषा है। या जिस दिन बारिश होती है, हमारा शरीर चिपचिपा रहता है, पसीना बहुत निकलता है, तो हम कहते हैं ह्यूमिड है, पसीना आ रहा है। तो और अगर ड्राई इन्वायरमेंट होता है तो हमारा पसीना बहुत जल्दी सूख जाता है और ह्यूमिड में पसीना बहुत जल्दी नहीं सूखता, जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी के इम्पैक्ट हैं, तो ये ह्यूमिडिटी क्रॉप को भी इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि ये ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तीन तरह की ह्यूमिडिटी हम एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन तीनों को जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि वाटर वेपर कितना है एयर में, वो ह्यूमिडिटी है, मोटी मोटी ये बात है। लेकिन जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें हम देखेंगे कि एयर का जो वॉल्यूम है, मान लीजिए यहाँ पे जो एयर है क्रॉप के इधर है या कहीं भी जो एयर है, कहीं की अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हम एयर का वॉल्यूम लें, मतलब 1 मीटर लंबाई ले लें, 1 मीटर चौड़ाई ले लें और 1 मीटर ऊंचाई ले लें। 1 मीटर लंबा हो गया, 1 मीटर चौड़ा हो गया और 1 मीटर ऊंचा हो गया, इतना एक क्यूब बन गया, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक मीटर। तो ये जो 1 क्यूबिक मीटर जो बना है वॉल्यूम, इसमें कितने ग्राम वाटर वेपर है, यही जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। तो जो वॉल्यूम लेते हैं क्यूबिक मीटर में लेते हैं और जो वाटर के अमाउंट है वो ग्राम में लेते हैं। तो ये जो बनेगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बनेगा और इसकी यूनिट होगी ग्राम पर क्यूबिक मीटर। मान लीजिए कि ये जो मैंने 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लिया, उसमें 5 ग्राम जो है वाटर वेपर है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हुई वो हुई 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर मान लीजिए कोई 10 क्यूबिक मीटर का एरिया लेता है, 10 क्यूबिक मीटर ऐसे ले सकता है कि 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, 10 मीटर ऊंचा हो, किसी भी तरह से उसका 10 डायमेंशन आ जाए 10 क्यूबिक मीटर, या 10 मीटर लंबा लेके 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा हो, और उसमें मान लीजिए 60 ग्राम वाटर वेपर है उस पूरे वॉल्यूम में। तो वाटर वेपर 60 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 10 क्यूबिक मीटर, तो कितना हो गया 6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसकी हुई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमने एयर का वॉल्यूम लिया है वही 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लंबा चौड़ा 1 मीटर ऊंचा, उसमें कितना ग्राम वाटर वेपर है और उसमें जो एयर है इंक्लूडिंग वाटर वेपर उसका वेट कितना है। तो वाटर वेपर का वेट डिवाइडेड बाय एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, जो पूरी एयर आई वाटर वेपर उस पूरा उसके साथ जो वेट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो जो इसकी यूनिट है वो ग्राम पर केजी है। तो मान लीजिए कि इसमें 1 किलोग्राम पूरा एयर का वेट आ जाता है जिसमें वाटर वेपर भी है, और उसमें 10 ग्राम वाटर वेपर है, तो इसका हो जाएगा 10 ग्राम पर केजी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये बताती है कि वाटर वेपर कितने ग्राम है पर केजी एयर में। तो ये हुआ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एक थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, और एग्रीकल्चर में हम इसी को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं कि ये RH की ही हम बात कर रहे हैं, तो जब हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं तो वो एग्रीकल्चर में समझ लिया जाता है कि हम RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है कि जो हमने कोई एयर का पार्सल हमने देखा, कोई एयर वॉल्यूम देखा, तो देखिए एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में जो है वाटर वेपर आ सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डेफिनेट पोर स्पेस या इंटर स्पेस होगा, पोर स्पेस तो नहीं, इंटर स्पेस होगा एयर के बीच में, जिसमें कि वो एयर वाटर को होल्ड कर सकती है। तो वो उसकी कैपेसिटी हुई कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर का जो वॉल्यूम है वो कितने वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। मान लीजिए टेम्परेचर पे वॉल्यूम इतना है, तो इसके बीच में जो वाटर वेपर हेल्ड हो जाएगा मैक्सिमम, वो उसकी सैचुरेशन हो गया। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाता है,
तो इंक्रीज़ कर जाएगा तो एयर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जैसे ही एयर वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो उसमें और वाटर वेपर आ जाएगी और उसमें होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसमें वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो RH होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक्सप्रेस की जाती है। अगर टेम्परेचर लो है तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसमें वाटर होल्डिंग या वाटर वेपर को लेने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जाड़ों में जो ओस गिरती है उसका रीज़न भी यही होता है कि दिन के समय वाटर को होल्ड ज़्यादा कर लेता है, एयर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, और रात में क्या होता है जैसी ठंड होती है टेम्परेचर लो होता है, उसमें एयर वॉल्यूम कम हो जाता है और इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो नीचे गिर जाता है, जिसको हम ड्यू ओस कहते हैं। तो ये मैंने आपको फिनोमेना बताया पहले कि कैसे टेम्परेचर वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी एयर उसको अफेक्ट कर रहा है। जितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, अगर उतना ही उसमें वाटर वेपर है तो हम कहेंगे 100% सैचुरेटेड है। अगर उसमें मान लीजिए 70% ही वाटर आ रहा है, अभी 30% नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो होल्डिंग जो कैपेसिटी हुई है 70% है। इसका मतलब उसके अंदर 30% डेफिसिट है। या हम ये कह सकते हैं दूसरे टर्म्स में कि इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70% है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एयर का वॉल्यूम है उसमें जो वाटर वेपर को जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो अभी केवल 70% ही है, अभी उसमें 30% मॉइस्चर और आ सकता है। इसी तरह से अगर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो 90% जो वॉल्यूम है वो वाटर से सैचुरेट है, अभी 10% वॉल्यूम वाटर वेपर से और सैचुरेट होना है। इसका मतलब अभी स्कोप है उसमें वाटर वेपर आने का। अभी वाटर वेपर कहाँ से आता है, ट्रांसपिरेशन से। तो इसका मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है तो अभी स्कोप 10% है ट्रांसपिरेशन के थ्रू या एवापोरेशन के थ्रू या ईटी के थ्रू। अगर 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये इसका मतलब यह है कि इसमें 40% अभी और सैचुरेशन हो सकता है। तो इसका मतलब अभी वाटर और आएगा एवापोरेशन के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ईटी के थ्रू। तो इसका मतलब अगर RH कम होता जा रहा है तो उसमें वाटर वेपर और आ सकती है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा होगा, ईटी लॉस ज़्यादा होगा। तो ये RH का इम्पॉर्टेंस है, ये डिसाइड कर देता है कि ट्रांसपिरेशन कितना होगा, ईटी लॉस फील्ड से कितना होगा। अगर RH कम है तो इसका मतलब उसमें अभी सैचुरेशन के लिए और मॉइस्चर चाहिए, तो ईटी लॉस, वाटर लॉस जल्दी होगा प्लांट के अंदर और वाटर डेफिसिट जल्दी डेवलप होगा। और अगर RH ज़्यादा है तो उसमें वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो देखिए जो रेनी सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को और लेने की कैपेसिटी कम होती है। इसी कारण से रेनी सीजन में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि जो कपड़ों से जो हम कपड़े सुखाते हैं उसमें से मॉइस्चर निकल के एयर में जाता है, लेकिन एयर ऑलरेडी सैचुरेट है तो मॉइस्चर कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए कपड़े क्या रहेंगे, गीले रहेंगे, सूखेंगे नहीं। इसी तरह से पसीना भी हमको देखिए ऐसा लगता है ज़्यादा बारिश में आ रहा है, रेनी सीजन में आ रहा है, वो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पसीना जो सेटिंग हो रही है वो तुम्हारे वर्क से हो रही है, इस समय भी हो रही है, लेकिन जो रेनी सीजन में चूँकि ऑलरेडी एयर सैचुरेट है तो जो सेट होकर के जो वाटर को वेपर मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, केवल हमारी स्किन तक आएंगे, एयर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एयर जो है ऑलरेडी सैचुरेट है, तो वो ऊपर ही रहेंगे, तो वो फिर वो सेटिंग हमें नज़र आती है। लेकिन इस समय मान लीजिए ये ड्राई सीजन है, इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है और अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्वेटिंग होती है तो तुरंत एयर में चला जाएगा, क्योंकि RH कम है अभी और मॉइस्चर को ले सकता है। तो इसी कारण से रेनी सीजन में जो है हम लोग को स्वेटिंग ज़्यादा महसूस होती है। और जबकि टेम्परेचर आप देखेंगे मई जून में ज़्यादा होता है, जुलाई अगस्त में इतना टेम्परेचर नहीं होता है, और मई जून में ज़्यादा टेम्परेचर होने पे हमें इतनी स्वेटिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि तुरंत जो है एयर में चला जाता है। लेकिन रेनी सीजन में टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू मई जून कम होता है, लेकिन स्वेटिंग में ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एयर सैचुरेट है। इसी तरह से जो है क्रॉप्स के साथ भी है, अगर RH ज़्यादा है तो इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा, और अगर RH कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसको अब हम निकालते कैसे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अब आप समझ गए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, कि कितना मॉइस्चर उसमें चाहिए। और तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मैं आपको बता चुका हूँ एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। 80% का क्या मतलब है, इसका मतलब 20% डेफिसिट है। 90% का मतलब है इसमें 10% डेफिसिट है सैचुरेशन होने के लिए। तो RH का फार्मूला ये बनेगा कि एट प्रेजेंट कितना है वाटर प्रेजेंट इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन होल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो बनता है ये परसेंटेज में आता है। तो जो RH की जो यूनिट होती है वो परसेंटेज होती है। तो अभी हमने देखा था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने देखी ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में। तो इन तीन में सबसे ज़्यादा
जो हमको इम्प्लीकेशंस नज़र आ रहे हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आ रहे हैं, जिससे हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, क्रॉप को डिटेल में समझ सकते हैं, क्रॉप के प्रोसेस को समझ सकते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र भी हम ईजिली कर सकते हैं और इसके एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, हमको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, तो अब समझ में आ गई बात कि अभी इसमें 20% डेफिसिट और 20% मॉइस्चर और आएगा। अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है 5 ग्राम पर केजी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें समझ में नहीं आया। पता चलेगा हाँ भाई 1 किलोग्राम एयर में 5 ग्राम वाटर वेपर है। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कहूँ 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो 1 क्यूबिक मीटर में 5 ग्राम मॉइस्चर है। लेकिन क्रॉप पर उस पर क्या असर आ रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। आरएच से हमें पता चल जाता है कि क्रॉप कैसे बिहेव करेगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसका ट्रांसपिरेशन क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर लॉस कैसे होगा। तो आरएच ज़्यादा है तो सॉइल मॉइस्चर लॉस कम होगा, तो हमें जब सॉइल मॉइस्चर लॉस कम होगा तो हमें इरीगेशन देर से देनी पड़ेगी। आरएच अगर कम है तो ईटी लॉस ज़्यादा होगा, सॉइल मॉइस्चर लॉस ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन लॉस ज़्यादा है, तो हमें इरीगेशन जल्दी जल्दी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉप ये सॉइल जो है मॉइस्चर को लूज़ कर रही है। तो ये मैंने आपको 3 बताए कि कितने तरह की ह्यूमिडिटी होती है और इसका एक्सप्रेशन क्या है और क्यों रिलेटिव ह्यूमिडिटी की सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।